What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 20 of our 100 days commerce master class और आज की इस शानदार क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है मनी। कल ऑल्दो सैटरडे है जो कि हमारा रिवीजन डे रहता है, बट कल भी मैं डे 21 की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो एक दिन डिले हो गई थी। तो कल आपके पास बैंकिंग का वीडियो भी आएगा और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने टारगेट्स फॉर दिस वीक खत्म करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज वन शॉट खत्म कर देते हैं मनी को। लेट्स बिगिन। अब बच्चों, मनी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है जब हम किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं। हम किसी भी देश की बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहां पे बिना मनी के कुछ भी नहीं हो सकता। अब मनी के अलग अलग फॉर्म्स हैं बेटा जो कई समय से चलते आ रहे हैं। पहले के टाइम पे आप देखोगे तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स चला करते थे, है ना। जब पहले कागज के नोट्स होते ही नहीं थे तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन चला करते थे। उसके बाद फिर जब वो कम हो गए उसके बाद फिर नोट चलने लगे। नोट चलने के बाद फिर प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आ गए। क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ अब आजकल यूपीआई, हम लोग डिजिटल मनी यूज करते हैं। तो मनी ने टाइम टू टाइम अपना फॉर्म चेंज किया है और किसी भी इकोनॉमी में व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए या किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो एक्सचेंज रहा है वो हमेशा मनी ही रहा है। तो मनी को समझने के लिए पहले हमें और पीछे जाना पड़ेगा जब मनी होता ही नहीं था। तो सर लोग लेन देन कैसे करते थे? लोग लेन देन करते थे एक सिस्टम के थ्रू जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है बच्चों? जहां पे लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स फॉर गुड्स। देखो आप यहाँ पे अगर इस फोटो में देख पाओ तो ये जो दो लोग हैं इनके पास बुक्स है और उनके पास कुछ बनानाज है और ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो देयर वाज नो मनी, पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। ये होता था कि भैया मैं गुड्स एक्सचेंज करूंगा गुड्स के बदले में। इसी को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। तो बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड द प्रिमिटिव ट्रेड वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब सर बार्टर सिस्टम में होता क्या था? देखो बार्टर सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पे पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, क्योंकि पैसा नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सामान होता था लोगों के पास। तो मुझे कोई चीज चाहिए वो आपके पास है, आपको कोई चीज चाहिए वो मेरे पास है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। उसको हम क्या बोल देते थे? बार्टर सिस्टम। और एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे बार्टर सिस्टम रहेगा या बार्टर सिस्टम चलेगा उसको हम बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी, जहां पे सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी बेटा जी, ठीक है। तो जहां पे भी एक कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी एक्सचेंज करी जाएगी, ऐसी इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो बार्टर को बंद क्यों किया गया? बार्टर में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि सर बार्टर को हमें बंद ही करना पड़ा? आजकल कोई बार्टर नहीं करता है, ऐसा क्यों है सर? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब भाई कोइंसिडेंस एक साइड से तो हो सकता है कि मुझे एप्पल्स खाने का मन कर रहा है, एप्पल आपके पास है, अब आपको बदले में क्या चाहिए वो पता नहीं मेरे पास होगा या नहीं होगा। आपने बोला ठीक है आई विल प्रोवाइड यू एप्पल्स, बट मुझे उसके बदले में शूज चाहिए। कि आपके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज हैं? मैं कहूँगा यार शूज तो नहीं है, मैं तो सोच रहा था एप्पल के बदले में कोई चाय दे दूंगा, टी दे दूंगा, कॉफी दे दूंगा, वो मेरे पास बहुत है, शुगर दे दूंगा। लेकिन अब सामने वाला क्या बोल रहा है? नहीं भैया मुझे तो एप्पल के बदले में शूज चाहिए, कि आपके पास है? तो एक तरफ से तो कोइंसिडेंस हो रहा है कि मुझे एप्पल चाहिए, सामने वाले के पास है, उसको शूज चाहिए, मेरे पास नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। जबकि बहुत रेयर होता है ऐसा डबल कोइंसिडेंस, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बार्टर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता था। दूसरा क्या है बच्चों? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हर कॉमोडिटी की सेम वैल्यू नहीं होती। अब मैं आपसे एक एप्पल ले रहा हूं, एक एप्पल के बदले में आप मेरे से एक पेयर ऑफ शूज मांग रहे हो। किसी की वैल्यू ज्यादा हो सकती थी, किसी की वैल्यू कम हो सकती थी, है ना। अब सर वैल्यू तब लगाते कहते थे? वैल्यू तो आज के टाइम पे हम पैसे से लगाते हैं। तो तब वैल्यू कैसे लगाते थे बेटा? वैल्यू तब लगाते थे डिमांड और सप्लाई से। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती थी उसको ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता था, जिस चीज की कम डिमांड होती थी उसको कम एक्सपेंसिव माना जाता था। तो वैसे हम वैल्यू लगाते थे। तो अब सेम वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास शूज हैं, लेकिन मैं शूज के बदले में कम से कम 10 एप्पल लूंगा। आप कह रहे हो क्यों भाई?
मैं तो 2 ही एप्पल दूंगा इस शूज के बदले में। तो देखो वो लड़ाई झगड़ा, वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा तब भी चलता था क्योंकि कॉमन मेजर नहीं हो पाता था। इन बार्टर सिस्टम ऑल द कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें हम एक्सप्रेस कर पाए, जिसमें हम मेजर कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता था, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता था। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है बच्चों की आजकल जैसे आप मनी को बहुत आसानी से स्टोर कर लेते हो, सेव करके रखते हो, फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो, कमोडिटीज को तो हम सेव भी नहीं कर सकते ना। अगर आप एप्पल को स्टोर करके रखोगे 5, 7, 10 दिन बाद खराब हो जाएंगे, फ्यूचर में यूज कर ही नहीं सकते। कोई भी कमोडिटी हो आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती थी। तो देयर वाज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे मैंने आपसे आज लोन ले लिया और मैंने बोला कि मैं 10 साल बाद चुकाऊंगा, आपने कहा ठीक है 10 साल तक इंटरेस्ट देते रहना, तो आप 10 साल बाद भी पैसा लेने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर पहले क्या होता था, मैंने आपसे कोई एप्पल्स लिए और मैंने बोला भैया 10 साल बाद दूंगा वापस, 10 साल बाद मैं कहाँ से लाऊंगा वो सेम क्वालिटी के एप्पल्स, कुछ और चल रहा होगा, कुछ और समय चल रहा होगा, वैल्यू ही नहीं है कोई। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते थे। तो देखो लिखा हुआ है अंडर द बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग द फ्यूचर पेमेंट्स ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस, क्योंकि बोरोवर सेम क्वालिटी का सामान अरेंज नहीं कर पाएगा, है ना। उसके साथ साथ लड़ाई झगड़ा होता था कि स्पेसिफिक कमोडिटी ही चाहिए मुझे रीपेमेंट के लिए। अब ऐसा भी हो सकता था कि फ्यूचर में जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, क्योंकि डिमांड सप्लाई से चलता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस करें। सिमिलरली हम स्टोर भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये चारों की चारों प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतने लंबे समय तक नहीं पॉसिबल हो पाई। इन चारों प्रॉब्लम्स ने क्या कर दिया, हमें सीधा सीधा ये बोला कि भैया कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढो जिससे बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया जा सके। तो हम लेके आए मनी को। हम किसको लेके आ गए, मनी को लेके आ गए। तो सर मनी ने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करे और मनी को क्या बोला जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मनी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिख लेना अपने पास, यहाँ पे नोट्स में नहीं है। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं। कैसे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सिंपल। मनी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब मनी वो माध्यम बना जिसके बदले में कुछ भी एक्सचेंज किया जा सकता है। मुझे कैमरा लेना है, पैसे लेके जाऊंगा ले आऊंगा। माइक लेना है, पैसे लेके जाऊंगा ले आऊंगा। बोर्ड लेना है, पैसे लेके जाऊंगा ले आऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पैसे दूंगा मिल जाएगी। हर चीज बदली जा सकती है किसके साथ, मनी के साथ। तो मनी सबसे पहले क्या बना, मनी बना एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, क्या मनी की टर्म्स में हर चीज को मेजर किया जा सकता है। कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, पैसे की टर्म्स में सब मेजर होता है। एक डॉक्टर की सर्विस लेनी है, पैसे दो मिल जाएगी। लॉयर की सर्विस लेनी है, टीचर की सर्विसेज लेनी है, किसी तरीके की कोई भी सर्विस लेनी है, कोई भी गुड खरीदना है, हर चीज मिल जाएगी। तो मनी की टर्म्स में सब कुछ मेजर हो सकता है। तो मनी मेजर ऑफ वैल्यू भी है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। फ्यूचर के लिए वेल्थ सेव करते हो, पेरेंट्स पैसा जोड़ते हैं आपके फ्यूचर के लिए, तो वो क्या है बेसिकली, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, क्या मनी की टर्म्स में फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, लोन्स का लेन देन भी होता है, सर बड़ी आसानी से हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो व्हाट इज मनी, मनी इज एनीथिंग which can be generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, standard of deferred payments। और यहीं से मनी के 4 फंक्शंस भी निकल आए। 2 को हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस और 2 को हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। देखो बार्टर में यही 4 प्रॉब्लम्स थी, मनी ने ये चारों प्रॉब्लम्स दूर कर दी बेटा, ठीक है। प्राइमरी में कौन कौन से आ जाएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में आ जाएंगे स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो देखो प्राइमरी किसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी क्या है कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी के टर्म्स में आप हर चीज मेजर कर सकते हो। मनी कैन बी यूज एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, ठीक है।
देन सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट करे जाते हैं, इनको हम डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब हम इससे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बोरोइंग लेंडिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स वगैरह भी चल सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि आप पैसे को स्टोर कर सकते हो जो फ्यूचर में आप यूज कर पाओगे, ठीक हो गया। तो देखो मनी के सारे फंक्शंस वो हैं जो बार्टर की लिमिटेशंस थी, तो बार्टर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या आया, मनी आया। ओ माय गॉड, बोर्ड ही बंद हो गया। चलो भाई इसको अब जल्दी से चलाते हैं, चलो भाई चल जा। अब देखो क्या हो रहा है, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि मनी ने सारे ड्रॉबैक्स बार्टर के खत्म कर दिए, मैंने आपको पहले बता दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, मेजर ऑफ वैल्यू बन गया, स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स बन गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है बच्चों इसके अंदर, मनी सप्लाई। सर व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई किसको बोलते हैं? देखो नाम में ही है, कितना मनी अवेलेबल है इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना एक पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर मैं बोलूं राइट नाउ अभी हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा बच्चों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इट विल चेंज, पैसा कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि इधर उधर होता रहता है। मैं कह रहा हूं अभी दुनिया को रोक दिया जाए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है, उसको मनी सप्लाई बोल देंगे। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक हो गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है मनी सप्लाई के अंदर, कुछ बेसिक्स बातें ध्यान रखना। क्या है बेसिक बातें? सबसे पहले मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली होना चाहिए। पब्लिक ओनली का मतलब वो लोग पब्लिक में आते हैं जो मनी को यूज करते हैं, ना कि जो मनी को क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर आना चाहिए बच्चों, यानी कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स, बस इनके पास कितना मनी है ये हम कंसिडर करेंगे। दूसरा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर हम इसके अंदर नहीं लेंगे, जैसे गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। आपने स्टॉक और फ्लो पढ़ा ना, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है। देन वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में बच्चों, वैसे बेसिकली मनी सप्लाई में ना बहुत सारी तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। बहुत सारे तरीके के डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? बहुत सारे तरीके के डिपॉजिट्स का मतलब है भैया, भाई कई लोगों के पास कैश है, कैश को मैं ऐसे बोल देता हूँ करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स। कई लोगों ने सेविंग डिपॉजिट किया हुआ है, कई लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कई लोगों ने पोस्ट ऑफिसेज में रखा हुआ है पैसा। तो अल्टीमेटली ना एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे तरीके के डिपॉजिट्स लोगों के पास हैं। तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई को 4 पार्ट्स में लिखा गया है। 4 पार्ट्स में सर मतलब कुछ चीजें M1 में रख दी, कुछ M2 में रख दी, कुछ M3 में रख दी, कुछ M4 में रख दी। यानी मनी सप्लाई जब पढ़ाया जाता है तो मनी सप्लाई के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में M1 है डिटेल में, बाकी तो बस आप एक बार रीड करके छोड़ देना, दैट इज इनफ। रीड नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट M1 आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि M1 में क्या क्या आता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई में अलग अलग तरीके की मनी हो सकती है, लोगों ने अलग अलग रखा होता है, तो हमने उसका डिवीजन किया हुआ है, राइट। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो अब देखो सर जल्दी से क्या क्या आता है मनी सप्लाई में। सबसे पहले ये M1 की ही बात हो रही है। M1 में क्या क्या आता है बच्चों? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। जितनी भी करेंसी और कॉइन्स जनता के पास है, इसके अंदर सारे पेपर नोट्स कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक है, सही है। अब करेंसी मनी को ही हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं बच्चों। करेंसी मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। फिएट मनी का क्या मतलब होता है? देखो फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये चीजें मनी की तरीके से यूज करी जाएंगी। गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा तो बंद हो जाएंगी, है ना। जैसे 2000 का नोट था, अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, तो अब वो चलता ही नहीं है। तो जो भी मनी चलती है वो सब फिएट मनी कहलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलती है वो, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। फिएट मनी इज डिफाइंड एज मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, ठीक है। इसी को ही हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। लीगल टेंडर मनी का मतलब ये लीगल टेंडर है, ये हमारी इकोनॉमी में लीगली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है इसके अंदर? करेंसी एंड कॉइन्स आ गए।
देन डिमांड डिपॉजिट्स आ गए। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वो डिपॉजिट्स जो आपने बैंक में रखे हुए हैं, जो आप ऑन डिमांड कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपने पैसा जमा किया हुआ है बैंक के पास, जब चाहे जाके निकाल सकते हो, बैंक आपको मना तो नहीं कर सकता, आपका पैसा है, तो आप ऑन डिमांड जब चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ऐसे डिपॉजिट्स को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स of the public with the commercial banks. Demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing, आप चेक दे सकते हो किसी भी टाइम और पैसा निकाल सकते हो। डिमांड डिपॉजिट को भी बेटा करेंसी के बराबर ही माना जाता है, सही है। इसके अंदर क्या क्या कंसीडर किया जाता है? नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि जो पब्लिक का है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स हम इसमें कंसीडर नहीं करते, और उसके साथ साथ टर्म डिपॉजिट्स भी कंसीडर नहीं करते। टर्म डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है बच्चों एफडीज। एफडी एक फिक्स टाइम के लिए होती है। एफडी में चेक फैसिलिटी नहीं होती, आप चेक देके एफडी का पैसा नहीं निकाल सकते। तो डिमांड डिपॉजिट्स में दो तरीके की डिपॉजिट्स आती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक हो गया। अब देखो आगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में कुछ चीजें आ रही हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में मैंने आपको बताया M1, M2, M3, M4 है मेन, लेकिन आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट M1 है, तो आपको बस M1 ही याद रखना है। वैसे 4 चलते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 पहला और सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा लिक्विड है और यही मेनली चलता है। इसके अंदर मेनली क्या क्या आ जाता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है जी। M2, M3, M4 में क्या क्या आ जाता है? ये बेसिक बस एक बार रीडिंग लगा लेना आप लोग, बस पता होना चाहिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। M2 में M1 के साथ क्या क्या जोड़ दो? M1 के साथ पोस्ट ऑफिस में अगर कोई डिपॉजिट्स हैं तो वो भी ऐड कर देंगे। तो M1 यानी कि बैंक वाले सारे डिपॉजिट्स तो आ ही गए। सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस में है वो भी जोड़ दो। M3 में क्या आता है? M1 प्लस जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, देखो अभी टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स पीछे मना किया था ना मैंने कि इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो M3 में आता है। तो M3 अगर मैं लूं तो M1 प्लस जो FD छोड़ी थी वो भी आ जाएगी इसके अंदर। और M4 में क्या आता है? M3 प्लस जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस के साथ वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो M1, M2, M3, M4 आपको बस कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि इसमें क्या आता है, और आपका मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर मनी। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको मनी का मीनिंग, बार्टर सिस्टम, मनी सप्लाई, उसके कंपोनेंट्स सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग लेनी है इसकी आज, और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल मैं बैंकिंग शुरू करूंगा, आपको बैंकिंग के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, बैंक्स के बारे में, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। काफी अच्छा चैप्टर रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से हम जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, अटेंडेंस लगाते रहो अपनी कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।